बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे हिदमत है काला जादू नावल एपिसोड नंबर 7। ये था मेरा नया ठिकाना, मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? ये लोग मुझे रत्ना कहकर क्यों पुकारते हैं? मैं इनका शनासा कैसे हूँ? बार बार तो एक जैसे वाकयात नहीं होते। अगर सरफराज का हमशक्ल निकल आया था तो किसी रतन या रत्ना का हमशक्ल तो नहीं हो सकता था। फिर ये सब कुछ। आखिर फैसला किया कि जो कुछ भी है सब्र सुकून से बर्दाश्त करूं, इंतजार करूं कि सूरत हाल मालूम हो जाए। ये अंदाजा तो हो गया था कि मैं नहीं पहुंच सका था। अब भोरिया चरण कोई और चाल चल गया, मगर उसने इस पर क्या किया कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। न जाने चांद हान कहाँ गए। रत्ना ही बन गया। अपनी कैफियत पर अलबत्ता सख्त हैरान था। मुझे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम था। मेरा कमरा कौन सा है, औरत को मैं चच्ची कहकर पुकार रहा था। एक और नौजवान लड़की सामने आई तो मैंने उसे राधा कहा। उसने जवाब भी दिया। इस तिलिस्मी कैफियत का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। दिन भर कोई काम ना करना पड़ा। अजीब सा घराना था। 2-3 बार मर्दों की आवाज भी सुनाई दी, अलबत्ता कोई मर्द दिखाई ना दिया। कुर्बो जवार की सारी इमारतें जगमगा उठी और हर तरफ से तबला, सारंगी और हारमोनियम की आवाजें उभरने लगी। ये नाचने गाने वालों का इलाका था और रमा रानी भी इन्हीं में एक थी। खुदा तुझे फना कर दे बोरिया चरण, ये कहाँ ला फेंका तूने मुझे? इस गलाजत खाने में दिल बुरी तरह दुखने लगा। क्या करूं? क्या यहाँ पड़ा रहूं? क्या किश्ना याद आई? मासूम शोख अल्लड़ लड़की राधा, उसकी हमशक्ल, और ये सब नाच गाने का कारोबार करती थी। इसका अमली तजुर्बा भी हो गया। शाम से पहले इस घर की हकीकत नहीं खुली थी, लेकिन जो ही शाम हुई माहौल बदल गया, पाकीज़गी गंदगी में तब्दील होने लगी। राधा, लक्ष्मी और शोहो शरीर कृष्णा रंग बदलने लगी। जर्क बर्क लिबास, चेहरों पर मसनूई अशिया का निखार, और फिर वसीओ अरीस कमरा, सफेद बुराक, चांदनिया, तबला, सारंगी, हारमोनियम, इनके उकब में नुकीली मूछों वाले साज नदे। साजों के सरदर्द करते हुए मैं पाया संजीव नहीं था। यहाँ से भाग सकता था, लेकिन कहाँ? हर जगह मौत और तबाही। कहीं सुकून नहीं था। बेबसी से आंखों में आंसू आए। खुदाया, ये दिन भी देखना था। ऐसी जगह भी रिस्क लिखा था। हान साहिब आए। मेरे चांद मर्द की आंखों में आंसू नहीं, शोले नजर आने चाहिए। हान साहिब, ये शोले मुझे बसम कर सकते हैं। मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रतन जी, अरे रतन जी, मालती की आवाज सुनाई दी और वो सामने आ गई। क्या है मालती? हार नहीं लाए अभी तक? हार तैयार कर रखे होंगे रहीम खान ने। जाओ ले आओ, रमा रानी पूछ रही थी। जरा जल्दी जाओ, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। और हाँ, जरा देख कर लेना। रहीम खान से कहना असली चंबेली लगाया करे, बीच में सदा बहार डाल देता है। लो पैसे रख लो। मालती ने 100 रुपये मेरे हवाले किए। मैंने 100 रुपये का नोट हाथ में लिया और आगे बढ़ गया। मुझे इल्म था कि जीना कहाँ है, कहाँ खार कहाँ से लाने हैं, कैसे, आखिर कैसे। सीढ़ियां उतरकर मैं गली में आया। बाजार की रौनक अरूज पर थी। तर गुलाब मोतिया कराकर बोल रही हैं। लैला की उंगलियां मजनू की पसलियां की सदाएं सुनाई दे रही थी। ज्यादातर पान वालों, फूल वालों और इतर फरोशों की दुकानें थी। बुलंदियों से तबले ठोंकने की आवाजें हारमोनियम की रे रे के साथ सुनाई दे रही थी। दुकानों पर बोर्ड लगे थे। दूर से अब्दुल रहीम गुल फिरोश का बोर्ड नजर आया और मैं उसी तरफ चल पड़ा। कदम मन मन भर के हो रहे थे। क्या है ये? क्या कुछ है? आओ रत्ना, बड़ी देर में आए आज। उम्र सीधा मगर कल्फ लगी नोकीली मूछों वाले रहीम खान ने एक बड़ा सा पड़ा उठाते हुए कहा। 20 है पूरे, गिनना तो नहीं है? नहीं, मैंने फंसे फंसे लहजे में कहा और 100 रुपये का नोट रहीम खान की तरफ बढ़ाया। कल तुम 20 रुपये ही छोड़ गए। मैंने आवाज लगाई मगर तुमने सुना ही नहीं। कल? मेरा दिल लरस गया। हाँ मियाँ, ये 20 रुपये कल के और 20 ये लो, 40 हो गए ना? हाँ रहीम खान, कल भी मैं आया था हार लेने। मैंने बमुश्किल पूछा। क्या मतलब? रहीम खान बोले।
कल मैं ही खाल ले गया था ना, तो और कौन लेके जाता। कल तो कुछ तरंग में थे प्यारे। रहीम खान एक कान दबाकर मुस्कुराए। कब से ले जाता हूँ मैं ये हार, महीनों हो गए, मगर बात क्या है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, पिछले हफ्ते से कुछ खोए खोए से हो। मेरे खुदा, मेरे मुंह से लरसती आवाज निकली और रहीम खान चौंक पड़े। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। क्या कहा तुमने? वो बोले। कुछ नहीं, मैं वापस चल पड़ा। रहीम खान की आवाज कानों में गरम गरम शीशे की तरह उतरती थी। महीनों से कुछ समझ में ना आ रहा था। मैं महीनों से यहाँ हूँ। महीनों से, मगर कैसे? ये मैं ही हूँ, कोई और नहीं। मगर मैं तो पिछली रात में चांद खान के साथ रेल में सफर कर रहा था। फिर मैं महीनों से यहाँ कैसे हूँ? ये माहौल, ये लोग, ये सब कुछ जाना पहचाना क्यों है? क्या हुआ आखिर मेरे साथ? क्या हुआ है? रास्ता तक नहीं भूला था, बेख्याली के आलम में आया, मगर इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा था जिनसे उतरकर गया था। हालांकि सारी सीढ़ियां एक जैसी थी। ये तमाम बातें जहन खराब कर रही थी। इतना अंदाजा तो मैंने लगा लिया था कि सब कुछ भूरिया चरण ने किया है, लेकिन क्या किया है ये जानना जरूरी था। मालती हार लेने के लिए खड़ी थी और जल्दी से हारों का पड़ा लेकर चली गई। मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रहीम खान ने कहा था कि मैं महीनों से उसे हार ले जाता हूँ। इसका क्या मतलब है? वही कुछ हमशक्ल वाला मामला हो सकता है। नाम में कोई शख्स मेरा हमशक्ल होगा, लेकिन इतने सारे हमशक्ल, हर जगह मेरा एक हमशक्ल मौजूद है। मालती आ गई, बोली, अंधेरे में क्यों लेटे हो रत्ना जी, बत्ती जलाओ। रहने दो मालती, अंधेरा अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, आओ बैठे। अंधेरे में ना बाबा ना, हमें अंधेरा अच्छा ना लगे। तुम्हें कोई काम तो नहीं? इसी वक्त तो फुर्सत मिले हैं। अब 12 बजे मेहमान चले जाएंगे तो बड़ा कमरा साफ करके सोएंगे। रोशनी जला दो और बैठो। ये ठीक है। मालती ने लाइट ऑन की और फिर नीचे कालीन पर बैठ गई। मालती, आज क्या तारीख है? 19। महीना कौन सा है? मालूम है, सितंबर। और मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है? काहे रत्ना जी, आज 19 सितंबर है तो और क्या। ओ मेरे खुदाया, मेरे मुंह से सरगोशी में निकला। मेरे होशो खास दुरुस्ते, पागल नहीं हुआ था। लेकिन ये मालती क्या कह रही थी? ये सितंबर का नहीं, मार्च का महीना था। चांद खान का पहले 18 मार्च को रतौली जाने का इरादा था, लेकिन अपना कोई काम होने की वजह से वो 17 मार्च ही को रतौली चल पड़े थे। और इस बात को 5 माह गुजर गए थे। 5 माह अगर वाकई सितंबर का महीना है तो मेरे ये 5 माह कहाँ खो गए? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वादा करोगी कि किसी को कुछ न बताओगी? बोलो, वादा करोगी मालती? शकुंता के बारे में पूछोगे? शकुंता? हाँ रतन जी, शकुंता के बारे में बात करोगे तो हम कुछ ना बोलेंगे। रामा रानी हमारा सर गंजा कर देंगी। पहले भी तुम्हारी वजह से पिट चुके हैं। शकुंता कौन है? जाते हैं आगे ना इसी पर। अरे हाँ, हमें सब पता है, सब हमारे ही दुश्मन हैं। नहीं, मैं शकुंता के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। लो, पूछे जा रहे हो और कहते हो नहीं पूछूंगा। वैसे हमारी मानो तो रतन जी, शकुंता के फेर में मत पड़ो। वो तुमसे ज्यादा पागल है, तुम्हें भी बीच चौराहे पर मरवा देगी। तुम मुझे कब से जानती हो मालती? तुम्हें? जब से तुम यहाँ आए हो। मैं कब यहाँ आया हूँ? होली जली थी जब तुम यहाँ आए थे। ठहरो, बताती हूँ। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी, फिर बोली, पूरे 5 महीने हो गए। 5 महीने से मैं यहाँ हूँ। तो और क्या? कहाँ से आया था मैं? अंजनापुर गई थी रमा रानी सिंह यात्रा को। वहीं तुम काशुका के मंदिर किनारे धोनी रमाए बैठे थे। रामा रानी को देखा तो माँ कहकर तुम उससे लिपट गए। जुम्मा उस्ताद ने तो लठी दे मारा होता तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आया। जीता होता तो तुम्हारे बराबर होता। उन्होंने जुम्मे उस्ताद को रोका। बाद में पता चला कि तुम बावले हो, और सचमुच तुम थे भी निरे बावले। न खाने का होश, न पहने का। रमा रानी को रतन याद न आता। भला तुम यहाँ लाए जाते। मगर उनके मन में ममता की गंगा बहने लगी। वहीं तो मरा था उनका रतन। इसका मतलब है अंजनापुर गाड़ी के नीचे आ गया था, और फिर रमा रानी अंजनापुर ही में उसकी अर्थी जलाकर आई थी। महीनों बावली रही थी उसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी, इन जगहों पर बेटू से ज्यादा प्यार नहीं किया जाता। मगर अकेले जो थे रमा रानी के, तीनों लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन ओमा रानी की हैं। चची कहती हैं बचपन से, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो मैं रमा रानी का रतन नहीं हूँ, मैंने कहा, और मालती हंस पड़ी। बड़ी सादा सी औरती कहने लगी,
लो, जब रतन ही मर गया तो तुम भला कैसे उनके रतन हो सकते हो? मगर उन्होंने तुम्हारा नाम रतन ही रख डाला और बड़े प्यार से तुम्हें रत्ना रत्ना कहती हैं। और जब से मैं इन्हीं के पास हूँ, मगर मैंने रमा रानी को अपना नाम नहीं बताया था क्या? मालती फिर हंस पड़ी और बोली, बताते कैसे? मुंह से राल बहती थी, हर वक्त नाक बहती रहती थी, खाने पीने का होश नहीं था। महीनों के बाद तो बोले हो, वरना पहले हम तुम्हें गूंगा ही समझते थे। वैसे तरवीदी के इलाज ने तुम्हें फायदा दिया, मगर तुम बावले कैसे हो गए थे रतन जी? मैं ठंडी सांसें ले रहा था। जो इंकशाफ मुझ पे हुआ था वो बहुत सी हकीकतों से रोशनास कर गया था, मगर ये अंदाजा नहीं हुआ कि सब कुछ कैसे हुआ। 5 महीने खो गए थे मेरे, पूरे 5 महीने कैसे मुझे पता न चला। क्या चक्कर चलाया था उस खबीस बोरिया चरण ने? इस बार क्या चक्कर चला दिया था? चांद खान साहिब को तो वो उस बुजुर्ग के दिए हुए तावीज की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था, लेकिन रास्ता जरूर रोका होगा उसने, और कामयाब हो गया कमबख्त। खुदा उसे गारद करे। पता नहीं बेचारे चांद खान पर क्या गुजरी होगी, कहाँ कहाँ मुझे तलाश करते फिरे होंगे, मगर मैं पागल कैसे हो गया था। बड़ी उलझने बाकी थी अभी, लेकिन कम अज कम अंदाजा जरूर हो गया था कि मैं किसी रतन का हमशक्ल नहीं, बल्कि दिमागी खराबी हो गई थी मेरे अंदर और भटकता फिर रहा था कि रमा रानी मुझे यहाँ ले आई। मगर मैं दीवानगी की वजह क्या था? एक सवाल और क्या मैंने मालती से, मालती तुम्हारे शहर का नाम क्या है? अरे ये भी नहीं याद तुम्हें? बता दो मालती, बहुत सी बातें मुझे याद नहीं। अब हमें बावला कर दोगे तुम? शक्ति नगर का नाम नहीं जानते तुम? और मेरा दिल उछलकर खलक में आ गया। तो ये वही जगह थी जहाँ चांद खान रहते थे। शक्ति नगर? ये शक्ति नगर ही है ना? मैंने बेयकीनी के अंदाज में मालती से पूछा। बावला करके छोड़ोगे मुझे? लो, हम नहीं बैठते तुम्हारे पास जा रहे हैं, जिसे देखो हमारा मजाक उड़ाए देता है। वो उठी और बाहर निकल गई, लेकिन मेरा दिमाग साइंसे कर रहा था। बोरिया चरण सिर्फ बोरिया चरण ही, भला और कौन हो सकता है इन वाकयात के पीछे? मगर चांद खान साहिब, अगर ये शक्ति नगर ही है तो फिर मुझे तो चांद खान साहिब से मिलना चाहिए, उनकी खबर लेना चाहिए। बेचारे थक हार कर बैठ गए होंगे, न जाने किस तरह मुझे उनसे अलग कर दिया गया होगा। दिल बेचैन होने लगा। जी तो चाहा इसी वक्त बाहर निकल जाऊं, रास्ते तलाश ही कर लूंगा। वैसे भी शक्ति नगर के इन इलाकों से अजनबी नहीं था जहां चांद खान साहिब रहते थे। बाहर निकलूंगा तो पता चल ही जाएगा। इस दौरान कभी इस तरफ नहीं आना हुआ था और आने का कोई जवाब भी न था। रात न जाने किस तरह गुजारी। 12 बजे के बाद इस इलाके में मुकम्मल सन्नाटा छा गया था, और वैसे भी बस यही लम्हात हुआ करते थे यहाँ जिंदगी के। मुझे अब पूरी तरह ये एहसास हो गया था कि बहुत सी बातें मेरी शनासा क्यों हैं, लेकिन ये 5 महीने मेरी निगाहों से ओझल कैसे रहे। पहले दिन से ही मुझे क्यों ना मालूम हो गया कि मैं किसी अजनबी जगह आ गया हूँ। मालती कहती थी कि मैं पागल हो गया था, हो सकता है, मगर इन 5 महीनों ने मुझे फायदा पहुंचाया था। पुलिस की निगाहों से 5 महीने तक दूर रहा था, और अब शायद मेरी तलाश में इस कदर शिद्दत भी ना रह गई हो। खुदा करे चांद खान साहिब मिल जाएं तो एक बार फिर उनसे दरखास्त करूं कि मुझे रतौली ले जाएं। वो कमबख्त बोरिया चरण कब तक मेरा रास्ता रोकेगा? रात ही को मैंने अपने दिल में कुछ और फैसले किए। ये अंदाजा तो मुझे हो ही गया था कि मैं 5 माह तक ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार रहा था, और ये वक्त आलमी दीवानगी में गुजरा होगा। लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि रमा रानी ने ये सब कुछ किया था मेरे लिए, बेलूस बेगर्स। वो जो कुछ भी थी, माँ का जज्बा उभरा था उनके दिल में। जानवर तक इस जज्बे में खून नहीं रखते, वो तो इंसान थी। चुनाचे अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई थी जिससे परहेज करता। अगर मजबूरी ही हुई तो कुछ वक्त और यहाँ गुजारूंगा और एक बार फिर खुद को हालात से लड़ने के लिए तैयार करूंगा। हाँ, अगर तकदीर साथ दे और चांद खान बददिल ना हो गए हों तो एक बार फिर इनके साथ बुजुर्ग के मजार पर जाने की कोशिश करूंगा। न जाने रात के कौन से हिस्से में नींद आई, मगर सुबह जल्दी जाग गया, और जागने की वजह वो संतरा था जो खुली खिड़की के रास्ते अंदर आया था और रोज जोर से मेरे सीने पर पड़ा था। आंख खुली तो चोट का एहसास हुआ। टटोल कर देखा तो संतरा हाथ लगा। यहाँ तो हर चीज से खौफ खाने की आदत पड़ गई थी। संतरा पकड़े उठा, खौफजदा नजरों से चारों तरफ देखा। खुली खिड़की नजर आई और कदम उस तरफ बढ़ गए। खिड़की के आगे गली थी और गली की दूसरी तरफ एक इमारत, और इमारत में उस जैसी ही खिड़की, और खिड़की में एक सफेद साड़ी, सफेद चेहरा, गटाऊ, अपने जैसे बाल जो नीचे न जाने कहाँ तक चले गए थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए, मुझे मुखातिब किया और हिंदू तरीके से मुझे सलाम किया। मगर मुझे क्यों?
उसी वक्त उकब से दरवाजा पीटा जाने लगा और मैं उछल पड़ा। दरवाजा जिस जोर से पीटा जा रहा था उसमें बड़ा खिजानी अंदाज था। शायद फिर कोई मुसीबत आ गई, फिर कोई नया खेल। सामने वाली लड़की कुछ इशारे कर रही थी, मेरी समझ में कुछ ना आया। आखिर में वहशत ज़दा अंदाज में खिड़की के पास से हटा और दरवाजे पर पहुंच गया। फिर दरवाजा खोला। कृष्णा थी, धुली निखरी कृष्णा। दरवाजा क्यों बंद किया था? वो गराई। बोलो, दरवाजा क्यों बंद किया था? क्या हो गया? मेरे मुंह से खौफसदा सी आवाज निकली। अंधे हैं ना हम सब? क्यों अंधे हैं? वो मुझे धक्का देकर अंदर घुस आई। बुरी तरह से गुस्से में थी, इधर उधर देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो बोली, क्या फेंका था उसने? बताओ, क्या निशाना बांधकर फेंका था? ये मैंने संतरा आगे गया। संतरा? उसने मेरे हाथ से छीना और गुस्से से बोली, तोबा, तो ये होता है सुबह ही सुबह यूं जगाया जाता है राजकुमार जी को। और राजकुमार जी अब दरवाजा बंद और खिड़की खुली छोड़कर सोते हैं। अरे तुम पागल हो, सारे खेल अच्छी तरह जानते हो और बने हो पागल। मैं बताऊं, पागल चाची है, समझे? पागल हम सब है। ठीक हो तुम, बिल्कुल ठीक हो। मैं मेरे हलक से बामुश्किल निकला। चलो फेंको इसे गली में, मेरे सामने फेंको। वो मुझ पर झिपटी और मैं खिड़की की तरफ दौड़ा। मैंने संतरा गली में फेंक दिया। सामने वाली गली बंद हो चुकी थी, अब वहां कोई न था। कृष्णा मेरे पीछे थी और मैं पागलों की तरह उसका चेहरा तके जा रहा था। ये सब कुछ इस तरह भी अंदाज में ही हुआ था। दरअसल सोकर जागा जो इस बहाल ना हुए थे, फिर जिस जहनी बहरान से गुजर रहा था उसमें कुव्वते इरादी कुछ ना रह गई थी। चुनाचे कृष्णा ने जो रवैया इख्तियार किया था उससे मरगूब हो गया था और इसी कैफियत ने मेरी दीवानगी का भरम रख लिया था। मगर ये कृष्णा साहिबा, इनका अंदाज क्या कह रहा है? वो अब भी मुझे शोलाबा निगाहों से देख रही थी। क्यों खोली थी तुमने खिड़की? मैंने नहीं खोली थी, हवा से खुल गई होगी, उसने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ शायद। आंखी फोड़ दूंगी तुम्हारी, टेंटवा दबा दूंगी, समझे? उसने कराते हुए कहा। रम्मा रानी कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उन्होंने शायद कृष्णा के आखिरी अल्फाज सुन रहे थे। क्या हुआ? क्या बात है कृष्णा? कुछ नहीं, वो झटकेदार लहजे में बोली और पलटकर जाने लगी। रम्मा रानी ने उसकी आस्तीन पकड़ी। ये तो मुझसे बात कर रही है, दिमाग में खुश्की हो गई है क्या? वो शुकुंता क्या समझती है खुद को? बहुत खूबसूरत है, वो सबको पागल बना सकती है। बेचारे पागल के पीछे क्यों पड़ गई है? और ये इसके एक इशारे पर कैसे होश में आ जाता है? इसका इशारा कैसे समझ लेता है? वो संतरा फेंक कर इसे जगाती है और ये खिड़की पर पहुंचकर उसके दर्शन करता है, पूजा करता है उसकी, और हम इसे पागल समझते हैं। कृष्णा का लहजा अजीब था। रमा रानी ने खुली खिड़की की तरफ देखा और फिर कृष्णा की तरफ देखा और फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, पागल तो तुम भी हो कृष्णा, क्या तुम पागल नहीं हो? कृष्णा ने कोई जवाब न दिया। रमा रानी फिर बोली, ये कौन सी जगह है कृष्णा? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, यहाँ जैसी बातें करो, तुम न जाने कहाँ की बातें करने लगी हो। यहाँ जो कुछ होता है इसमें ये कोई मायूब बात है? मना कर सकते हैं हम किसी को, लोग हम पर हंसेंगे। जो कुछ वो कहेंगे इसका अंदाजा है तुम्हें। वो और बात है चच्ची, पर ये हमारा रत्ना है। ये हमारा कहाँ है कृष्णा? ये हमारा तो नहीं। तुम बात भूल गई, कहते थे अपना माजी भूल गया है, इसे याद आया तो हमें भूल जाएगा। रोक सकोगी इसे? रह सकेगा ये इस अजनबी माहौल में? और इसे तुम शिकंजों में जकड़ना चाहती हो? ये ना हमारा है शुकुंता, और फिर क्यों दूसरों से लड़ती हो? जाओ कृष्णा, होश से काम करो, मेहमानों से ऐसी बातें नहीं करते। कृष्णा ने कुछ कहना चाहा मगर कह न सकी। एक लम्हे रुकी, मुझे घूरा, फिर बाहर निकल गई। रमा रानी खामोशी से खड़ी मुझे देखती रही। उनके चेहरे पर गम के तासुरात नजर आ रहे थे। फिर वो आगे बढ़कर मेरे सामने आई। क्यों रत्ना, ठीक कहा ना मैंने? तो ठीक हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से। ठीक हुआ तो सोचेगा कैसी बुरी जगह आ गया था। मगर मैं तुझे और कहाँ ले जाती रे? माँ कहकर लिपट गया था तू मुझसे। अरे भावले, माँ कहकर तू किसी पत्थर की मूर्ति से भी लिपट जाता तो तू उसकी छाती दड़क उठती। मैं तो गोश्त पोस्ट की बनी हूँ, क्या करती इस समय? तेरे साथ दीवानगी हो गई थी, मगर ये जगह गलत है। हम वो नहीं जो दूसरे होते हैं। मैं क्या करूं? हम तो वो पैदा होते हैं जो पैदा होते ही बुरे कहलाते हैं। हमें माँ कहना गुनाह है, गाली बन जाती है कहने वाले के लिए। डाकू के घर डाकू पैदा हो जाए शरीफ बन सकता है, मगर यहाँ तुझे जो ही होश आया यहाँ से चला जाएगा तमाशबीन बनकर। तो यहाँ हर कोई आ सकता है, बेटा या भाई बनकर नहीं। मैं सख्ते के आलम में था। ये अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। कितना कुर्ब था उनमें, कितनी अनोखी सच्चाई थी।
धत तेरे की बौली के साथ मैं भी बौली बन गई। चल मुंह हाथ धो, नाश्ता कर। मालती, अरे मालती, रत्ना जा गया है, चल नाश्ता बना के इसे जा दे। रमा रानी बाहर निकल गई। मैं ठंडी आंख भर के कमरे से बाहर आया, गुसल खाने की तरफ चल पड़ा। नाश्ता बड़ी बददिली से किया, दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। रमा रानी के अल्फाज ने दुखी कर दिया था। रेस, सट्टा और जुआ वगैरह, लेकिन शनासाओं में भी कोई इन रासों का राह ही न था। अलबत्ता कभी अगर इन नाचने गाने वालों के बारे में सुना था तो बहुत बुरे अंदाज में, लेकिन इनकी भी एक जिंदगी होती है जो अब मेरी निगाहों के सामने थी। वो मुझ पर अपना हक समझती थी। कृष्णा ने कैसे अजीब अंदाज में कहा था, पर ये हमारा रत्ना है। मैं तो खुद अपना ही नहीं रहा हूँ, किसी और का कहाँ हो सकता हूँ। मगर ये शकुंता कौन है? कैसी अजीब थी। अंदाज ऐसा था जैसे मेरी उससे भी शनासाई रही हो। नामुमकिन तो नहीं था। पूरे 5 माह का मामला था। किस किस से क्या क्या राब्ते थे कौन जानता था। चांद खान से मिलने के लिए दिल बेताब था। वो मिल जाए तो कुछ हिम्मत बंधे, पता तो चले कि क्या हुआ था। ये तो आसानी से समझा जा सकता था कि भूरिया चरण ने रतौली जाने का रास्ता रोक दिया था, मगर कैसे? लिबास तब्दील कर लिया, बज़ाहिर कोई पाबंदी न थी कहीं बाहर आने जाने की। जेब में 40 रुपए पड़े थे, नीचे उतरा और चल पड़ा। शक्तिपुर से ज्यादा वाकफी तो न थी, मगर चांद खान के मोहल्ले का नाम मालूम था। तांगे चलते थे, एक तांगे ने मुझे वहां उतारा। दिल धड़क रहा था, पैरों में लर्जिश थी, और उस वक्त दिल को धचका सा लगा जब चांद खान के मकान के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका देखा। गुमसुम खड़ा देखता रह गया। हो सकता है सब लोग कहीं गए हुए हों। कुछ रास्ते पर एक परचून की दुकान थी। एक बुजुर्ग वहां बैठे थे। पहले भी उन्हें दूर से देखा था। उनके करीब पहुंचकर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने जवाब दिया। वो सामने वाले मकान में चांद खान रहते थे। मैंने इशारा करके कहा, हाँ। कहाँ गए हैं वो? चांद खान बुजुर्ग हैरत से बोले, जी वो तो खुद आशियानी हो गए अजीजी, कहीं बाहर से आए हो? बुजुर्ग ने कहा, क्या बताऊं कैसा समाज चिकन धमाका हुआ था दिलो दिमाग में। बुजुर्ग का जवाब सुनकर मैं नहीं समझ रहा था, या समझकर नहीं समझना चाहता था। हिम्मत करके दोबारा कहा, क्या फरमाया आपने? आओ मियाँ बैठो, कहीं बाहर से आए हो? अजीज हूँ उनके। क्या हुआ उन्हें? मैं समझा नहीं। जन्नत नशीन हो गए वो तो। मोहल्ले के अजमत थे, बाखुदा पेशा बुरा पाया था, मगर मोहल्ले की नाक थे। दरवेश सिर्फ अमीरों की जेब तराश कर गरीबों की जरूरतें पूरी करते थे, किसी की तकलीफ नहीं देख सकते थे। आधी रात को पहुंच जाओ, चांद खान दामे दामे सहने हाजिर हैं, मजाल है किसी जरूरतमंद को। इंतकाल हो गया उनका? मैंने लरसती हुई आवाज में पूछा। बुजुर्ग बड़े बातूनी थे। हामिया अरसा हुआ। रेल का हादसा हुआ था, 17 अफराद हलाक हुए और बेशुमार जख्मी। खुदा जाने उनमें से कौन कौन रेल के हादसे में हलाक हो गए थे वो। हाँ अजीज, मगर कई माह हो गए इस बात को। तुम कहीं मुल्क से बाहर गए थे? हादसा कहाँ हुआ था? रंजनापुर जंक्शन से कुछ 6 कोस पीछे। सुना है क़यामत है इस हादसा था, सुना है रेल के डब्बे। इससे आगे बुजुर्ग ने क्या कहा समझ में ना आया। बहुत कुछ याद आ रहा था। वही वक्त था, बिल्कुल वही वक्त। उस रात उन्होंने मुझे सुलाया, मैं सो गया, फिर सूरज चमका था, कुछ शोरोगुल सुनाई दिया। उसके बाद मेरे 5 माह कम हो गए। रमा रानी ने मुझे शक्तिपुर में ही पाया, यही बताया मालती ने। हालात समझ में आ रहे थे। हादसे ने मेरा दिमाग उलट दिया, और चूंकि मेरा कोई वारिस तो था नहीं, इसलिए न जाने कहाँ कहाँ मारा फिरा होगा। और फिर रमा रानी, मोहतरम खान साहिब के कुछ और साथी भी यहाँ रहते थे। मैंने आवाज पर काबू पाकर कहा, हाँ बहुत से थे, बहुत सारे थे, मगर जब बादशाही न रहा रियायत क्या रहती। जिसका जिधर मुंह उठा चला गया। अब तो ताला पड़ा है, कुछ 4 महीने से आता ही नहीं इधर, बुजुर्ग ने कहा। आखिरी उम्मीद भी टूट गई। चांद खान साहिब के बारे में तो अंदाजा हो गया था कि बेचारे मेरी वजह से मौत की नींद जा सोए। जलील भोरिया चरण उस तावीज की मौजूदगी में खान साहिब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन रेल का हादसा बिला वजह ही तो नहीं हुआ होगा। जरूर इसमें उसकी कोई चाल होगी। कितने लोग मारे गए मेरी वजह से, इन सब का खून मेरी ही गर्दन पर तो है। अगर मैं बुरे रास्तों का इंतखाब न करता, अगर गलाजत की तलाश में कदम आगे न बढ़ाता, जिंदगी को इस अंदाज में गुजारने की कोशिश करता जैसे इस दुनिया में रहने वाले नेक नाम लोग गुजारते हैं, तो ये सब क्यों होता? बहुत बड़ा गुनाहगार था मैं। न जाने किस किस का कातिल। अपने हाथों से भी तो मैंने कत्ल किए थे। वो बेचारे जेल के मजलूम सिपाही जो सिर्फ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, पेट के लिए, रिस्क के लिए बराह रास्त मेरे हाथों मारे गए। गुनाहों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। न जाने आगे क्या कुछ करना पड़ेगा। खान साहिब के किसी साथी का पता चल जाता तो कम अज कम उससे रतौली के बारे में मालूमात हासिल कर लेता। सोचते सोचते अचानक मैं एक गली में मुड़ा। वहां मैंने एक बारेश बुजुर्ग को देखा। उन्होंने जब मुझे परेशान देखा तो मुझे खड़ा किया, मुझसे मेरे बारे में पूछा। तो मैं वैसे भी काफी अफसरदा था।
मैंने अपने साथ पेश आने वाले तमाम हालात, तमाम वाक़यात उन बुजुर्ग के साथ शेयर किए। जब उन बुजुर्ग ने मेरी कहानी सुनी तो मुझसे कहा कि बेटा आओ, मैं तुम्हें रतौली लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम एक दरबार है, वहाँ पे चलना, मैं वहाँ से तुम्हें तावीज़ लेकर दूंगा, वहाँ से तुम्हें दम करवाऊंगा और ये शैतान तुमसे दूर हो जाएगा। मैं उसी वक्त उन बुजुर्ग के साथ रतौली पहुंचा। वहाँ से उन्होंने मुझे तावीज़ दिलाया और उस शैतान से मेरा पीछा छुड़ाया। उसके बाद अब मैं अपने घर अपने अपनों के पास लौट आया हूँ। मेरा भाई अब बाहर के मुल्क से भी वापस आ गया है। अब हम सुकून से ऐशो इशरत से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।